नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल विन टुडे पे। एक बार फिर से रिज्यूम करते हैं पॉलिटी की वो क्लास जो पिछली बार जहाँ से छोड़ी थी। प्रियम्बल पढ़ रहे थे और प्रियम्बल में अपन ने लिबर्टी इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं अपन। अब अपने को पढ़ना है फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी की अगर अपन बात करें तो फ्रेटर्निटी का वर्ड मीनिंग होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। भाईचारा क्यों ज़रूरी है? भाईचारा इज इम्पॉर्टेंट, brotherhood is important, fraternity is important because it ensures dignity of an individual and it promotes unity and integrity of a nation. Dignity of an individual कैसे? Dignity of an individual because जब आप भाईचारे से रहेंगे आप एक दूसरे के लिए अब्यूसिव वर्ड्स को यूज नहीं करेंगे। जब आप भाईचारे से रहेंगे तो आप एक दूसरे के लिए कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होगी, हार्मनी होगी, पीस होगी, तो नेशन में भी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी रहेगी। सो फ्रेटर्निटी इज ब्रदरहुड, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, मेनका गांधी केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ इज नॉट ओनली एनिमल लाइफ की बस जीना है, राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। तो डिग्निफाइड लाइफ कब होगी? तब होगी जब हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं या फिर हमेशा एक डर का माहौल है कि जो स्ट्रांग है वो वीक को कुचल देगा। ये नहीं होगा। अ डिग्निफाइड लाइफ इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज पीस, व्हेन देयर इज हार्मनी, व्हेन देयर इज ब्रदरहुड, व्हेन देयर इज फ्रेटर्निटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल कोट करा है दैट SC and ST दे गेट जॉब्स वाया रिजर्वेशन बट dignity, they do not get dignity in the society. They get jobs by reservation but the dignity is compromised in the society because equality से आपने उनको जॉब तो दे दी कि सब बराबर हैं, आपने इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी लिया है, उनको ज़्यादा की ज़रूरत है, आपने वो भी कर दिया, बट डज इट इंश्योर सोशल जस्टिस? डज इट इंश्योर डिग्निटी? तो डिग्निटी नहीं है, आज भी नहीं है, और ये बात हम सब जानते हैं। तो फ्रेटर्निटी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डिग्निटी नहीं है, इसीलिए आज इतना सब कुछ होने के बाद में देयर इज अ कास्ट रिफ्ट। देयर इज अ कास्ट रिफ्ट। व्हाट इज अ कास्ट रिफ्ट? दो कास्ट के बीच में एक डिवीजन की, अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट, या फिर बहुत बार अलग अलग कास्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल जाट्स एंड द राजपूत्स, हम कहते हैं कि इनके बीच में कोई रिफ्ट हो गया। इन केस आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके, देन मतलब रिफ्ट्स आर पॉसिबल। दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्रदरहुड, लैक ऑफ फ्रेटर्निटी। ठीक है, अगर आप एक दूसरे के साथ में भाईचारे से रहेंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, डिग्निटी देंगे और डिग्निटी लेंगे, तो दिस रिफ्ट वुड एंड। फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A का E, इट इज अ ड्यूटी, हर सिटीजन की ये ड्यूटी है दैट वी प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, दिस इज ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी, हमारी ड्यूटी है कि हम प्रमोट करें ब्रदरहुड को, प्रमोट करें हार्मनी को अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सबके अंदर होना चाहिए, अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. So we have to live with brotherhood, transcending all the heterogeneities that exist in Indian society. They are the heterogeneity of religion, be they the heterogeneity of language, caste, religion, sex, or any other thing. So the last part of the preamble says that on 26th of November 1949, 26th of November 1949, we adopted this Constitution of India. That is, we gave to ourselves the source of power. We the people. तो हमने अपने आप को 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया. We gave to ourselves. We adopted this Constitution of India on 26th of November 1949. This is the last part of Constitution of this is the last part of the preamble, जो हमें बताता है कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन अडॉप्ट किया था. ओके, तो यहाँ पे अपना प्रियम्बल खत्म होता है. आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है. एक बार पुरानी सारी क्लासेस को रिवाइज कर लीजिएगा, जस्ट गो विद इट और पूरा रिवीजन कर लीजिए. कोई डाउट हो कोच तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, अपन उस चीज़ के ऊपर वापस से क्लास डेडिकेट कर सकते हैं. अगर एडिक्वेट वो आ जाते हैं कि क्वेरीज आती हैं तो अपन उसके ऊपर एक प्रॉपर क्लास, वरना फिर जब भी क्लास चालू होगी उसी के अंदर में स्टार्टिंग में आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे, है ना. तो जो भी हैं, अगर आपके डाउट्स वगैरह हैं तो प्लीज़ आप पूछिए. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए.
और प्रियम्बल अपना यहाँ पे खत्म होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये पहले प्रियम्बल के क्वेश्चंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट। The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं उनका माइंड, उन्होंने क्या सोचा था कि कैसा होना चाहिए हमारा भारत, वो आपको कहाँ दिखता है? प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में, या फंडामेंटल ड्यूटीज में? वेयर इट इज शोन? इसमें आपको आंसर दिख रहा है, अगले से नहीं दिखेगा, ये बाय मिस्टेक शो हो रहा है। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर आपको दिख रहा है, इट इज इन द प्रियम्बल। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश का वो नहीं, वो तो सिर्फ अधिकार हैं कि ये अधिकार आपको दिए जाते हैं। मेकर्स का माइंड रिफ्लेक्ट नहीं करता वो। डीपीएसपी सरकार को एक दिशा निर्देश है, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे लिए एक दिशा निर्देश है कि आपको कैसे बिहेव करना है। सो अगर इंटायरिटी में देखा जाए तो इट इज प्रियम्बल। नेक्स्ट 2013 का क्वेश्चन है, देखिए इसे एक बार। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें इसे अटेन करना है। तो ये इकोनॉमिक जस्टिस जैसे हमें अटेन करना है, ये कहाँ पर मेंशन्ड है? प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स में। अच्छा, अपन ने प्रियम्बल पढ़ लिया है तो आप कम से कम इतना तो बता ही सकते हो कि जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है दिस इज मेंशन्ड इन प्रियम्बल। तो ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस यानी प्रियम्बल में तो होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया, ये वाला ऑप्शन कट हो गया, है ना। अब प्रियम्बल में है। दूसरा फंडामेंटल राइट्स और दूसरा है डीपीएसपी। आप खुद सोचो, मतलब बेसिकली आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन आप सोचो कि फंडामेंटल राइट्स तो अधिकार हैं, है ना, ये तो एक अधिकार है। तो क्या इकोनॉमिक जस्टिस किसी का अधिकार हो सकता है क्या? मतलब हम ऐसा कुछ बोलेंगे कि सबको समान कर दो, मतलब साउंड्स वेग। लेकिन जब डीपीएसपी की बात करें तो सरकार को तो एक दिशा निर्देश हो सकता है ना, कि आपको जनता के बीच में, लोगों के बीच में इनइक्वालिटी को कम करना है, इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन करना है, सबको काम करने का अवसर प्रदान करना है, मनरेगा की स्कीम चला रही हैं। तो ये सब कुछ कहाँ पर दिखेगा हमें? डीपीएसपी में देयर आर चांसेस कि वो हमें दिख सकता है। व्हाट आर फंडामेंटल? दे अधिकार, ये अधिकार है हमारे। बट व्हेन इट कम्स टू डीपीएसपी दे आर द नीति निर्देशक तत्व, नीति को निर्देश देने के लिए, मतलब कैसी हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, दे आर डायरेक्टिव्स। तो द राइट आंसर वुड बी बी, दैट इज द प्रियम्बल एंड द डीपीएसपी। कुछ क्वेश्चंस के जब हमें आंसर नहीं आते ना, तो हमें यही करना चाहिए, कुछ एलिमिनेट करो और कुछ सोचो। और देखो पहले तो क्या होता था, यूपीएससी के अंदर में भी ऐसा होता था, अब तो मेरे को लगता है धीरे धीरे स्टेट पीसीएस भी क्या पता ऐसा कर दें। लेकिन यूपीएससी में पहले ऐसा होता था कि आप ऑप्शंस को ये हटा दो तो 3 बचे। अब वो तो है नहीं, आपको या तो आता है या तो आपको नहीं आता है, वो वाला सीन है। तो मतलब थिंक दैट इज द ओनली वे यू कैन डू। और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में तो सोचना आसान है, आप खुद सोच के बहुत हद तक अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप सोचो, आप सही जवाब पे ही पहुंचोगे, गलत पे नहीं पहुंचोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन 2015 के अंदर यूपीएससी में आए हैं, देखिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, आपने कहाँ पढ़ा कि हमारा जो है इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवरेनिटी, हमने यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की कहाँ बात करी है? प्रियम्बल में बात करी है, डीपीएसपी में बात करी है। फंडामेंटल राइट्स, राइट्स तो फिर अधिकार हैं, तो अधिकारों में सॉवरेनिटी की क्या बात होएगी? हाँ, कि हमारा देश संप्रभु है, ये राइट्स में तो नहीं हो सकता ना। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी नहीं हो सकता। बात आती है फिर से यही इन 2 चीज़ों में, है ना। तो इट इज़ प्रियम्बल और डीपीएसपी। तो अगर आपको प्रियम्बल याद है वर्ड बाय वर्ड, सो इट इज़ वेरी इजी टू आंसर। द आंसर इज प्रियम्बल। Oh, there's a second question also. Okay. The ideal of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in। देखो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन वेलफेयर स्टेट कि आपको सबका वेलफेयर करना है, ये डीपीएसपीज में मेंशन्ड है, ठीक है ना। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे डीपीएसपीज में मेंशन्ड है, इस पर ज़्यादा वो नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इसमें से क्या प्रियम्बल में नहीं है? 1, लिबर्टी ऑफ थॉट। प्रियम्बल याद है? किस किस को याद है? अपने मन में बोलो उसको कि क्या क्या याद है आपको। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप याद है कि नहीं है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। इकोनॉमिक लिबर्टी ये प्रियम्बल में है? ये नहीं है, तो दिस वुड बी द आंसर। नेक्स्ट, द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रियम्बल। अभी अभी ये क्वेश्चन अपन ने देखा है।
इसके लिए, इस आंसर के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए लर्न प्रियम्बल। देखो प्रियम्बल की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और पता है एक ट्रेंड है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, दोनों जगह ही एक ट्रेंड है कि पूछा जाता है कि ये XYZ है और ये कहाँ है, ये फंडामेंटल राइट में है, ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, ये DPSP का पार्ट है और ये प्रियम्बल का पार्ट है। इन चारों में पूछा जाता है और बच्चे इन चारों में ही कंफ्यूज होते हैं। इसको सॉल्व करने का एकमात्र तरीका जो है वो ये है कि आपको इनको वर्ड बाय वर्ड लर्न कर लेना चाहिए। इसके अलावा इसका कोई उपाय है नहीं। क्या आप सोचो कि मैं अपनी बुद्धि लगा करके सॉल्व कर दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो बाकी अगर फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद मान लो वहाँ पे ऐसा कुछ हो ही जाए तो लगाओ फिर बुद्धि, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अभी तो इतना टाइम है आपके पास में, आप पढ़ रहे हो, तो मतलब रट डालो इन सब चीज़ों को एकदम अच्छे से। तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP एंड प्रियम्बल, दिस इज इट। इन चारों को बिल्कुल अच्छे से रट लेंगे, और अपन तो रट ही रहे हैं क्लास में। अगर आपको अभी तो बीच में गैप भी मिल गया था तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है मैंने इसमें, नहीं एक क्वेश्चन और है, प्लीज ये देखिए। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? वी वर, अच्छा आपको मैंने बताया तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, उसमें से कौन से वर्ड्स ऐड हुए थे वो भी बताया था। तो आपको बस ये याद रखना, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, it is a sovereign democratic republic, it was a sovereign secular democratic republic and it was a sovereign socialist secular democratic republic। अब आपको पता होना चाहिए था कि sovereign वर्ड जो है ये तो, I'm sorry not sovereign, socialist and, just a minute I'll rub it, आपको पता होना चाहिए था कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स जो हैं ये तो ऑलरेडी बाद में ऐड करे गए, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, है ना। तो अब बचा क्या, जहां पे भी सेक्युलर है उसे हटा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। अब आप याद करो जो अपन ने केसेस पढ़े थे, है ना, और उनके नाम लिखो सबके कमेंट सेक्शन में कि कौन से केसेस हैं जो ये बताते हैं कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस है जो ये कहता है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इट इज अ पार्ट, इट इज नॉट अ पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इट इज नॉट अ पार्ट, तो बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन तो निकल गया। अब आगे देखते हैं, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबने देखा, इट हैज नो लीगल इफेक्ट, इट हैज नो लीगल, ये तो गलत ही हो गया। इट हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, मतलब आर्टिकल 368 से जैसे बाकी पार्ट्स को अमेंड करा जा सकता है वैसे इसको भी करा जा सकता है। जैसे बाकी पार्ट जस्टिसिएबल हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे पार्ट जस्टिसिएबल हैं, वैसे ये भी जस्टिसिएबल है, मतलब इट इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है, प्रियम्बल को लेकर के कोर्ट में थोड़ी जा सकते हो, तो ये गलत हो गया। हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, अरे कैसे भी नहीं है उसका, इट हैज नो लीगल इफेक्ट, तो आंसर इज 1। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, सो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। मेंस का क्वेश्चन क्या है? मेंस का क्वेश्चन है प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, कमेंट ऑन द नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ प्रियम्बल इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। इसका आप आंसर लिखेंगे, और जब अपन आंसर राइटिंग सेशन करेंगे तो उसके अंदर अलग से एक वीडियो अपलोड करके इसका एक आंसर या फिर कमेंट सेक्शन में PDF फॉर्मेट में मैं इसका आंसर अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखो और फिर उसको आप इवेल्युएट कर लेना कि आपका जो आंसर है वो उन क्राइटेरियाज को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्रियम्बल अपना यहाँ पे ख़त्म होता है, ये प्रियम्बल का एक छोटा सा पार्ट रह गया था। मैं सोच रही हूँ एक क्विक रिकैप करा दूँ आपका प्रियम्बल का, जो अपन ने पिछले 4 या 5 क्लासेस में पढ़ा है कि व्हाट इज प्रियम्बल। सबसे पहली बात, बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे और बिल्कुल क्विक पढ़ेंगे। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है, कॉन्सेप्ट वहां से लिया है, कंटेंट ओरिजिनल है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से टेकन है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू साहब ने मूव किया था और इसको अडॉप्ट करा गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, N.A. पालकीवाला साहब इसे आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसे कहते हैं कि प्रियम्बल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैव ड्रीम्ड और थॉट सो लॉन्ग,
और के मुंशी साहब कहते हैं इट इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। पंडित ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि सबसे प्रेशियस पार्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, ये बिल्कुल चाबी है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड इट इज़ द ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जब मैंने ये वीडियो पढ़ाया था, आप पुरानी वीडियो जाकर उठा करके देख लेना, उसमें अपन ने इसके कुछ ट्रिक्स भी बनाए थे कि अपन इसको कैसे याद रखेंगे, है ना। बारकर साहब कहते हैं की नोट है, और जस्टिस हिदायतुल्लाह कहते हैं इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी, और सिर्फ एक रेवोल्यूशन जब होगा तो उसी से इसका रिजॉल्व चेंज किया जा सकता है। प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा है, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में कहा नहीं है, अगर पार्ट ही नहीं है तो अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केस 1973 में आया जिसमें कहा हाँ है, एक पार्ट है और इसे अमेंड भी किया जा सकता है। LIC ऑफ इंडिया केस में इसी डिसीजन को, केशवानंद भारती केस के डिसीजन को ही अपहेल्ड करा सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रियम्बल है पहले लिखा गया था, अमेरिका में लास्ट में लिखा गया था, वो उसकी समरी टाइप है। जस्टिसिएबल है, AK गोपालन साहब के केस में अपन ने बोला नहीं है जस्टिसिएबल। प्रियम्बल का जो इंपॉर्टेंस यूटिलिटी है, इट इज़ द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हमें अटेन करना है। डेट ऑफ अडॉप्शन 26 नवंबर 1949, और इट इज़ गाइड टू इंटरप्रिटेशन। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर जाता है जिसको हमको लगता है कि इसके बारे में इसका क्या फैसला होना चाहिए, क्या सोचते होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और किस तरह से इसको वर्क करना चाहिए, तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे एम्बिगुअस है वहाँ पे हमें एक फ्लैश लाइट की तरह काम करता है, हमें रास्ता दिखाता है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी मैंने बता दिया, नेचर बता दिया, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए आपको, डेट ऑफ अडॉप्शन। हाँ, तो डेट ऑफ 26 नवंबर 1949 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है, और 26 जनवरी 1950 जो है हमारा रिपब्लिक डे। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, तो एक जगह अडॉप्ट हुआ है, दूसरी जगह इन्फोर्स हुआ है। गाइड टू इंटरप्रिटेशन से ये बेरोबारी यूनियन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस लॉ की होती हैं, तो जहाँ पे भी लॉ एम्बिगुअस है वहाँ पे प्रियम्बल हमारा एक गाइड बनेगा। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, मैं अपने आप में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर के मैटर बाहर के मैटर में आई डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीबडी। आर्टिकल 395 से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को रिपील करा गया था और इंडिया एक सॉवरेन कंट्री बन गया था, है ना। उसके अलावा हम किसी भी तरह से बाउंड नहीं है। UNO के बात करो, कॉमनवेल्थ के बारे में बात करो, या हम बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करा है, ब्रिक्स को, SCO, क्वाड को, इनमें से कुछ भी हमारी सॉवरेनिटी को हैम्पर नहीं करता है। हम अपनी मर्जी से इनको ज्वाइन करते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ से बाहर आ सकते हैं, ऐसा जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था। सोशलिज्म की बात क्या होती है, हमारे यहाँ का जो सोशलिज्म है उसका मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ रहेंगे, और हमारे सोशलिज्म का मतलब ये है कि हम इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए काम करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग क्लासेस एग्जिस्ट करेंगी। तो हमारा ब्रांड ऑफ सोशलिज्म एक यूनिक ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, ऐसा मैडम इंदिरा गांधी ने कहा था, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को रखने के लिए हमने इसलिए बोला था क्योंकि उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। सोशलिस्ट जो वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से डाला गया था, लेकिन उससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट नहीं था, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 39B 39C जो कि एक DPSP है, वो इनइक्वालिटी को रिमूवल की बात करते हैं और वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल ही हैं। यानी जो कुछ पहले इम्प्लिसिट था उसे बाद में एक्सप्लिसिट किया गया, ठीक है। हमारा जो सोशलिज्म है वो गांधीयन सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उसमें मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी है, लेकिन गांधीयन सोशलिज्म की तरफ हमारा टिल्ट है। और हमारा जो एम है वो यही है कि टू रिमूव द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम स्टेटस एंड टू अश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की जो आई थी उसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को जब प्रमोट करा तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वीक हुआ था। सेकुलर की बात करते हैं अगर, तो सेकुलर में ये है कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है। वहाँ पे स्टेट और रिलीजन एंटायरली सेपरेटेड होते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, हम किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करते, हमारे लिए सब रिलीजन बराबर हैं। अभी तो सेकुलरिज्म इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के अंदर जो मस्जिद है उन दोनों पर ही कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि वो जो मस्जिद हैं वो पुराने एक मंदिर को तोड़ करके बनाई गई हैं। मैंने उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं या आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो सेकुलरिज्म का आपको कुछ एग्जाम्पल भी वहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो ये सब सेकुलरिज्म है। और सेकुलरिज्म के बाद में डेमोक्रेटिक, हाँ इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों तरह की डेमोक्रेसी में हम बिलीव करते हैं। सोशल डेमोक्रेसी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का बेस है, ठीक है। डेमोक्रेसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो टाइप की होती है।
डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे कैसे कैसे पता चलेगा? हमारे यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन होते हैं, रूल ऑफ लॉ है, किसी एक आदमी की तानाशाही नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कोई भी गलत काम करेगा तो जुडिशरी से टोक देगी, और हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, सभी के लिए पॉलिटिकल पोस्ट एकदम ओपन है। और ऊपर से हमारे प्रियम्बल का जो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर कहीं से पावर डिराइव करता है तो वो वी द पीपल्स है, तो वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। और प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रोवाइड फॉर सोशल डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड ऑन पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल, even the topmost public offices open to all, and there's no discrimination on the basis of any of the factor, religion, race, caste, sex, language, creed, anything. रिपब्लिक की बात करते हैं, रिपब्लिक जो होता है मोनार्की का ऑपोजिट होता है, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। जस्टिस की बात करते हैं, इट इज़ वेरी मच सेम एज योर डेमोक्रेसी की सोशल डेमोक्रेसी, वही बात है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, जो डेमोक्रेसी में लिखेंगे वो का वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तीनों एक साथ में होती हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अम्बेडकर का इसका बहुत ही प्यारा कोट है जो कहते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन अ ट्रिनिटी. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty, nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of few over many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. इस पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया अपनी रेगुलर क्लास में, तो अगर किसी ने ये तो सिर्फ रिविजन है, तो प्लीज़ अगर कोई बीच में से चालू कर रहा है तो ये मत सोचना कि कैसा पढ़ा रहे हैं, ये रिविजन क्लास है। लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 19 में। इक्वालिटी और इक्विटी दो अलग अलग बातें होती हैं, सबको एक जैसी चीज़ दे देना इक्वालिटी नहीं होती है। कई बार जैसी जैसी सबकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग गरीब आदमी को भी एक गिलास दूध दोगे, हट्टा कट्टा पहलवान है उसको भी एक गिलास दूध दोगे, तो वो सही बात नहीं होती है। जो गरीब है उसको ज़्यादा केयर की नीड होती है, आई एम सॉरी, जो बीमार है उसको ज़्यादा केयर की नीड होती है, जो गरीब है उसको ज़्यादा केयर की नीड होती है। तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एज पर नीड होना चाहिए, ना कि आग बंद करके सबको बराबर बराबर बांट दिया। इसे इक्विटी कहते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। और हम यहाँ पे इक्विटी का कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्विटी के कॉन्सेप्ट को इम्बाइब करता है। इक्वालिटी कहाँ कहाँ दी गई है वो बताया, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। तो इस तरह से अपनी प्रियम्बल पूरा ख़त्म होता है। एक काम करिएगा कि जितनी भी अपनी पुरानी प्रियम्बल की वीडियोज़ हैं उनको एक साथ करके, है ना, आपको जितना कंटेंट मैंने यहाँ पर दिया है ना, आपको शायद ही कोई देगा, तो आप एक काम करना कि इसको सारी वीडियोज़ को स्टार्ट से लेकर के एंड तक भले ही 2x पर करके एक बार वापस से पूरा प्रियम्बल एट अ गो सुनना, तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका रिविजन अच्छा हो जाएगा। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। और कल से स्टार्ट करेंगे सिटीजनशिप। थैंक यू।